मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बिहार में हलचल काफी तेज हो गई है। शनिवार की सुबह 7 सर्कुलर रोड पर सीएम सम्राट चौधरी की जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार से मुलाकात हुई। दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई और रविवार को दिल्ली में सम्राट चौधरी गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलेंगे। माना जा रहा है कि सम्राट चौधरी इस दिल्ली दौरे में मंत्रिमंडल विस्तार, बिहार की राजनीति और सरकार के विजन पर चर्चा होगी। जल्द हो जाएगा, कुछ दिन और इंतजार कर लीजिए। 15 अप्रैल 2026 को बिहार में नई सरकार बनी और सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने। तब से ये सवाल बिहार के सियासी हलके में तैर रहा है कि कब होगा सम्राट मंत्रिमंडल का विस्तार। एक बार फिर जब यही सवाल जेडीयू नेता और राज्य के उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी से पूछा गया तो उन्होंने जवाब देने में तनिक भी देर नहीं की और कहा कि बहुत जल्द, बस कुछ दिनों में ही कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा। जल्द हो जाएगा, कुछ दिन और इंतजार कर लीजिए। कैबिनेट विस्तार की चर्चा के बीच शनिवार सुबह सीएम सम्राट चौधरी 7 सर्कुलर रोड पहुंचे और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार से मुलाकात की। दोनों के बीच करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई। वहीं मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम सम्राट चौधरी दिल्ली में पहली बार गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलने वाले हैं। 15 अप्रैल को सीएम बनने के बाद सम्राट पहली बार 21 अप्रैल को दिल्ली गए थे। इस दौरान उनकी प्रधानमंत्री मोदी सहित कई बड़े नेताओं से मुलाकात हुई थी, लेकिन तब बंगाल चुनाव की वजह से गृह मंत्री अमित शाह से नहीं मिल पाए थे। माना जा रहा है कि सम्राट चौधरी दूसरे दिल्ली दौरे के दौरान गृह मंत्री से बिहार की राजनीति और सरकार के विजन पर चर्चा कर सकते हैं। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार के साथ उन चेहरों पर भी चर्चा हो सकती है जिन्हें सम्राट कैबिनेट में जगह मिलने वाली है। यानी सम्राट चौधरी की गृह मंत्री के साथ मुलाकात के दौरान मंत्रिमंडल विस्तार और मंत्रियों के नाम पर अंतिम मुहर लग सकती है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज, शैलेंद्र कुमार और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सीएम सम्राट चौधरी आज पटना के महावीर मंदिर पहुंचे। सम्राट चौधरी ने हनुमान मंदिर में बजरंगबली का आशीर्वाद दिया। सम्राट चौधरी ने महावीर मंदिर में पूजा अर्चना की और राज्य के सुख और समृद्धि की कामना भी की है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें देखिए आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी महावीर मंदिर पहुंचे थे, जहां बजरंगबली की पूजा अर्चना उन्होंने की। उनके साथ सांसद शांभवी चौधरी भी मौजूद हैं, सायन कुणाल भी मौजूद रहे और देखिए उन्होंने बजरंगबली की आरती उतारी है। राज्य के सुख और समृद्धि की कामना मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने की है। पूर्व सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार कल बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं। निशांत अपनी यात्रा का आगाज पश्चिम चंपारण से करेंगे। यात्रा पर जाने से पहले निशांत ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। निशांत ने कहा वो कल से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। यात्रा को लेकर बेहद उत्साहित हैं, जनता का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। कल से आप अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं कि कल से मैं अपना पहला राजनीतिक यात्रा शुरू कर रहा हूँ। महात्मा गांधी जी ने भी अपनी पहली सत्याग्रह की शुरुआत वहीं से की थी। मेरे पिताजी ने भी जितनी यात्राएं की हैं, न्याय यात्रा हो या एज ए चीफ मिनिस्टर, सब पश्चिमी चंपारण से ही की थी। और अपने कार्यकर्ताओं से संवाद करना, पार्टी गठबंधन को मजबूत करना, यही मेरी प्राथमिकता है। एक बड़ी जिम्मेदारी है आपके यात्रा पे। आपके पार्टी की भी निगाहें टिकी हुई, निशांत कुमार की भी निगाहें टिकी होंगी। कितना मेरी कोशिश रही कि पिताजी ने जो 20 साल में उपलब्धि की है वो मैं अपने कार्यकर्ताओं के, पार्टी के माध्यम जनता तक पहुँचाऊँ और जनता का आशीर्वाद पाऊँ। अच्छा, पिछले कुछ दिनों से लगातार आप पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, क्या फीडबैक मिला और अब इस फीडबैक को लेकर जब जनता के बीच में जाएंगे तो कैसा? जी हाँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ किस तरह से हम मिलकर सब पार्टी को मजबूत करें, पार्टी संगठन को आगे बढ़ाएं, मजबूत करें, यही मेरी। कैसा फीडबैक मिला सर? या ठीक है, सब अच्छा है। और अंदर से निशांत कुमार को कितना उत्साह इस यात्रा को लेकर? ठीक है, उत्साह है, जनता से मिलने का भी उत्साह है, जनता से जुड़ने का, उनकी सेवा करूँ, जनता का प्रेम आशीर्वाद पाऊँ, यही उद्देश्य है। ठीक है, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ निशांत कुमार। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना।
एईडीओ परीक्षा में गड़बड़ी के बाद बीपीएससी ने परीक्षा को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही एमएसआई एजुकेयर प्राइवेट लिमिटेड को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। कंपनी की बैंक गारंटी भी जब्त कर ली गई है। सूत्रों की माने तो अब एईडीओ परीक्षा में गड़बड़ी के बाद परीक्षा प्रणाली में भी बड़े बदलाव की तैयारी है। एकल परीक्षा प्रणाली खत्म करके अब पीटी और मेंस मॉडल लागू करने की योजना है। यह रिपोर्ट देखिए। एईडीओ यानी सहायक शिक्षा विकास अधिकारी। एईडीओ की परीक्षा में धांधली की बात सामने आने के बाद बीपीएससी ने सभी 9 पाली की परीक्षा को रद्द कर दिया है। परीक्षा में धांधली की खबरें न्यूज 18 पर प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद बीपीएससी ने परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया। आयोग ने एमएसआई एजुकेयर प्राइवेट लिमिटेड को ब्लैकलिस्ट कर दिया है और कंपनी की बैंक गारंटी जब्त कर ली गई है, क्योंकि कंपनी पर कदाचार में मिलीभगत का आरोप है और कंपनी के शो कॉज नोटिस के जवाब से आयोग संतुष्ट नहीं है। तरफ जहां आर्थिक अपराध इकाई एईडीओ को लेकर एक्शन में है, लगातार कई कर्मी जो हैं रडार पर हैं, वहीं दूसरी तरफ बीपीएससी ने भी एक्शन लिया है। बता दें कि 14 से 21 अप्रैल तक कुल 9 पाली में परीक्षा ली गई थी। परीक्षा के पहले दिन सबसे पहले मुंगेर से धांधली की शिकायत मिली। हाईटेक डिवाइस के जरिए नकल की बात सामने आई और इस पूरे मामले में बायोमेट्रिक अटेंडेंस वाली कंपनी एमएसआई एजुकेयर प्राइवेट लिमिटेड के स्टाफ की भूमिका ही संदिग्ध पाई गई, जिसके बाद जांच का दायरा बढ़ता गया और आरोपियों की संख्या बढ़ने के साथ साथ हर दिन इसमें नई कड़ियां जुड़ती चली गयी। पूरे मामले में 6 जिले में 8 एफआईआर दर्ज की गई, 32 को गिरफ्तार किया गया। इन सभी से पूछताछ के बाद कई अहम जानकारी सामने आई, जिसके बाद आयोग ने परीक्षा को रद्द कर दिया। एकल परीक्षा प्रणाली के तहत अब तक टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में जो अभ्यर्थी शामिल हुए थे वो शिक्षक बने, उन्हें नौकरी लगी। लेकिन अब जो टीआरई 4 में शामिल होंगे उन्हें 2-2 परीक्षा से गुजरना होगा। इसके साथ साथ जो परीक्षा एईडीओ जिसमें धांधली और गड़बड़ी का आरोप लगा है, जो परीक्षा रद्द हुई है, इसमें भी अब पीटी और मेंस लिए जाएंगे। सूत्रों की माने तो एईडीओ परीक्षा में गड़बड़ी के बाद परीक्षा प्रणाली में बड़े बदलाव की तैयारी है। एकल परीक्षा प्रणाली खत्म करके अब पीटी और मेंस मॉडल लागू करने की योजना है। संभव है आने वाले दिनों में परीक्षाओं में नया पैटर्न देखने को मिले। बीपीएससी ने सामान्य प्रशासन विभाग को प्रस्ताव भेजा है, हालांकि अंतिम फैसला सरकार के स्तर पर होगा। नए नियम विभाग तय करेगा और कैबिनेट की मंजूरी के बाद नए नियम लागू होंगे। एईडीओ परीक्षा में गड़बड़ी के बाद एक बार फिर बीपीएससी सवालों के घेरे में है। हालांकि परीक्षा रद्द कर दी गई है और आने वाले दिनों में परीक्षा फुल प्रूफ बनाने के लिए परीक्षा प्रणाली में बदलाव की तैयारी है। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, एग्जाम सिस्टम में बड़ा बदलाव किया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से ऐसी जानकारी मिल रही है, क्योंकि एईडीओ परीक्षा गड़बड़ी के बाद ये बदलाव करने की संभावना जताई जा रही है। यानी कि परीक्षा सिस्टम में अब आपको बदलाव दिखेगा। जो एकल परीक्षा प्रणाली है उसे खत्म करने की तैयारी चल रही है। इसके अलावा पीटी और मेंस मॉडल जो है वो लागू किया जा सकता है। आगामी परीक्षाओं में आपको एक नया पैटर्न दिख सकता है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। दरअसल बीपीएससी ने सामान्य प्रशासन को इससे जुड़ा प्रस्ताव भेज दिया है। फिर कैबिनेट मंजूरी के बाद नियम जो है वो लागू हो जाएंगे। एईडीओ का परीक्षा जो है उसका विज्ञापन फिर से आ सकता है और अभ्यर्थियों को फिर से इस परीक्षा के लिए फॉर्म भरना पड़ेगा। गड़बड़ी के बाद सिस्टम में अब बदलाव की कवायद भी चल रही है, ताकि आगे भविष्य में फिर ऐसी गड़बड़ी ना हो, इसके लिए ये बदलाव किया जा सकता है। तो बीपीएससी ने सामान्य प्रशासन को इसके से जुड़ा प्रस्ताव भेज दिया है। अब देखना होगा, कैबिनेट की मंजूरी मिलती है तो फिर ये बदलाव आपको आने वाले एग्जाम्स में दिख सकते हैं। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। दरभंगा में प्यार की सजा का खौफनाक अंत सामने आया है। प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या की वारदात से सनसनी मच गई। गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर होटल से निकल रहे युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। प्यार का खौफनाक अंत, गर्लफ्रेंड से मिलने की सजा, युवक की गोली मारकर हत्या। हमने सोना को बोला बनाओ हमरे बेटा को, हमने सोना जैसा बेटा को बोला बनाओ, कोई सोना झगड़ा करता रहा हम राजा। दिल दहला देने वाली ये तस्वीर है दरभंगा के लहरिया सराय की।
एक माँ की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लोगों की आंखें गमगीन है। जिस जगह पर लोग इकट्ठा हैं, उस जगह मिली है एक युवक की लाश। दरअसल दरभंगा में प्रेम प्रसंग में एक युवक अरमान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अरमान का एक युवती के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। परिजनों का कहना है कि अरमान अपनी प्रेमिका से मिलने होटल गया था। वहां से निकलने के बाद कुछ युवकों ने उसका पीछा किया और जमकर पिटाई की। इस दौरान अरमान ने घर वालों से ऑनलाइन 2000 रुपए भी मंगवाए थे। इसके बाद अरमान का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया और परिजनों को मिली उसकी लाश। वो लड़की उसको फोन करके बुलाई सर। वो लड़की के साथ वो 5 बजे तक वही था रेस्टोरेंट में। वो लड़की रेस्टोरेंट का नाम नहीं बताई सर। सर मुझे जस्टिस चाहिए सर। कि जिस तरीके से हमारे बच्चों को मारा गया है उसी तरीके से इनकाउंटर किया जाए। बुलडोजर भी चलना चाहिए। बुलडोजर भी चलना चाहिए, बिल्कुल। और आया तो आया कहाँ से गोली, बम बारूद आया कहाँ से? मार के फेंक देना या किसी की जान ले लेना ये गलत है। अगर कोई भी समझौता से अगर कोई बात है, रंजिश है, तो उसको बैठ करके ही हम कर सकते हैं। अरमान का शव मिलने के बाद इलाके में चर्चा का बाजार गर्म है। परिजनों में कोहराम मचा है। प्रेम प्रसंग में हत्या की इस वारदात से हर कोई सहमा हुआ है। प्यार का ऐसा खौफनाक अंत होगा ये किसी ने नहीं सोचा था। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। पटना के लालबाग इलाके से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां चाकूबाजी की वारदात ने हड़कंप मचा दिया। आखिर कैसे दिन दहाड़े युवक ने बेखौफ होकर इस घटना को अंजाम दिया है, इस रिपोर्ट में देखिए। घर की सीढ़ियों पर बिखरे खून के इस छींटे को हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन ये तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं कि क्राइम की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है। पटना के पीरबहोर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने घर में घुसकर दंपत्ति पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर पूरे इलाके को दहला दिया। बदमाशों ने नवाज आलम के गले को चाकू से रेत डाला। विरोध करने पर पत्नी के गले पर चाकू से वार किया। कातिलाना हमले में नवाज आलम ने दम तोड़ दिया तो पत्नी नाजिया परवीन जिंदगी और मौत से जूझ रही हैं। इसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं। उस लड़के की पहचान हुई है अभी और पूरे कारणों को हम लोग तहकीकात कर रहे हैं। इसके बाद होगा बताया जा रहा है चाकू से हमला किया गया। कितनी संख्या में थे? अकेला ही लड़का बताया जा रहा है। 6:30-7 बजे के बीच में बता रहा हूँ। घर में घुसकर चाकू से कत्ल की इस वारदात ने हर किसी को खौफ में डाल दिया है। सुबह सुबह हमलावर घर के अंदर दाखिल हुए और सो रहे दंपत्ति पर ताबड़तोड़ चाकू से वार किया। जब लोग मौके पर पहुंचे तो दंपत्ति खून से लथपथ फर्श पर पड़े थे। घटना के बाद दोनों को तत्काल पीएमसीएच ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान नवाज आलम ने दम तोड़ दिया। राजधानी पटना में सनसनीखेज वारदात ने सबको हिलाकर रख दिया है। सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। सिवान से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। आपसी वाद में चाकूबाजी की खबर मिल रही है। इस चाकूबाजी में 3 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों का इलाज जारी है। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने गांव में पहुंचकर कई को हिरासत में लिया है। भगवानपुर थाना क्षेत्र के जलपुरवा गांव की घटना बताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको सिवान से बता रहे हैं, जहां आपसी विवाद में चाकूबाजी हुई है और इस चाकूबाजी में 3 लोग घायल हो गए हैं। तो बड़ी खबर आपको सिवान से बता रहे हैं, जहां पर एक बड़ी घटना घटी है। चाकूबाजी की घटना बताया जा रहा है। आपसी विवाद में चाकू चलाई गई है। 3 लोग के घायल होने की जानकारी मिल रही है। जलपुरवा गांव की एक घटना बताई जा रही है, जहां पर आपसी विवाद के चलते कई लोगों को चाकू से घायल कर दिया गया है। सहरसा और दानापुर में मनचलों ने महिला को शिकार बनाने की कोशिश की। बदनीयत की शिकार होते होते महिला बच गई, जिसके बाद भीड़ ने आरोपी की जमकर कुटाई कर दी। दानापुर में भीड़ का आक्रोश चरम पर दिखा। ये रिपोर्ट देखिए।
पहले आप दो तस्वीर देखिए, देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों में कितना उबाल है। पहली तस्वीर सहरसा की है, जहां अकेली महिला को देखकर रेप की कोशिश की गई, तो दूसरी तस्वीर दानापुर से आई है, जहां गुरु और शिष्य के रिश्ते को दागदार कर दिया गया। दोनों जगहों पर मनचलों का तांडव देखा गया। सनसनीखेज वारदात ने सबको दहशत में डाल दिया है। मनचलों ने महिला को अपना शिकार बनाने की नाकाम कोशिश की। सहरसा में घर में अकेली महिला को देखकर एक युवक दरिंदगी पर उतर आया। महिला एक शादी समारोह में शामिल होने मायके आई हुई थी। घर के सभी सदस्य बारात में गए हुए थे, तभी घर में महिला को अकेली पाकर बगल में रह रहे एक किराएदार पर बदनीयत सवार हो गई, जिसका फायदा उठाकर आरोपी ने अपने कमरे में खींचने की कोशिश की और जबरन दुष्कर्म करने का प्रयास किया। वहीं महिला के शोर मचाने पर आसपास के लोग तुरंत पहुंचे और आरोपी शैम्पू सिंह को दबोच लिया। आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपी की जमकर पिटाई कर दी और उसे एक घर में बंद कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन भीड़ इतनी उग्र थी कि आरोपी को सुरक्षित निकालने में पुलिस के पसीने छूट गए। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और पिस्टल दिखाकर भीड़ को नियंत्रण करना पड़ा। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। आज सुबह 7:30 बजे सदर थानाध्यक्ष को एक सूचना मिली कि एक महिला के साथ दुष्कर्म की बात सामने आई है। सदर थानाध्यक्ष द्वारा अपनी टीम को भेजा गया और मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। आरोपी को हम लोगों ने डिटेन कर लिया है और पुलिस अभी आवेदन अप्राप्त है। पुलिस अग्रतर कार्रवाई इसमें कर रही है। यही नहीं, दानापुर के बीएस कॉलेज में भी छात्रों ने जमकर बवाल काटा। यहाँ भी गुरु शिष्य के पवित्र रिश्ते को कलंकित करने का प्रयास किया गया। एक छात्रा ने शिक्षक पर छेड़खानी का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। हालांकि प्रिंसिपल ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। टीचर जो है ना, टीचर हमारे यहाँ सब क्वालिफाइड और कोई ऐसे बाहर के टीचर सब कमीशन टीचर हैं, है ना, तो कोई ऐसा नहीं। फिर बच्ची का एज भी आप देख सकते हैं, दिन दहाड़े की बात है, कौन ऐसा कर सकता है। हालांकि हंगामे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने एक छात्र को ही हिरासत में ले लिया, जिसके बाद भीड़ और उग्र हो गई। हिरासत में लिए एक छात्र को छोड़ने के लिए छात्रों का गुस्सा सड़क तक पहुंच गया, जिसके बाद पटना दीघा हाईवे को जाम कर दिया गया। हालांकि आक्रोश बढ़ता देख पुलिस ने छात्र से लिखित आवेदन लेने के बाद रिहा कर दिया। इस तरह का कोई घटना नहीं है। परीक्षा के क्रम में उनको बाहर जाने हेतु अनुरोध किया गया था, जिसके क्रम में इस तरह का हुआ है। पुलिस के द्वारा एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया था, जिसके बाद और लोगों को हो गया। नहीं, तत्काल स्थिति को देखते हुए, गंभीरता को देखते हुए तत्काल उनको रोका गया पूछताछ के लिए, फिर उनको पीआर पर छोड़ा गया है, चले गए हैं। दानापुर में फिलहाल छात्रों का आक्रोश शांत हो गया है। वहीं सहरसा में लोगों की पिटाई से आरोपी पर चढ़ा बदनीयत का भूत उतार दिया गया। दोनों मामले में पुलिस एक्शन में जुट गई है। सहरसा से संवाददाता अनुभव और दानापुर से अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुए दर्दनाक क्रूज हादसे में कई जिंदगियां चली गई। वजह क्षमता से ज्यादा लोग। लेकिन सवाल ये कि क्या इस हादसे से कोई सबक लिया गया? शायद नहीं। यही वजह है कि पटना में गंगा के दियारा इलाकों से दीघा घाट तक चलने वाली नाव में आज भी वही लापरवाही जारी है। इस तस्वीर ने पूरे देश को झकझोर दिया। मां के सीने से लिपटे मासूम की तस्वीर ने सबको रुला दिया। जबलपुर हादसे की इस तस्वीर से सबकी आंखों में आंसू आ गए। मरते दम तक मां और बच्चे एक दूसरे के गले लगे रहे। बरगी डैम में क्रूज हादसे की इस तस्वीर से हम भी नहीं कुछ सीखे। अब पटना की ये तस्वीरें देखिए। गंगा की लहरें तेज हैं, हवाएं नाव को झकझोर रही हैं, लेकिन मजबूरी में लोग जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। राजधानी पटना के दियारा इलाके से शहर आने जाने का यही एक जरिया है और इसी मजबूरी का फायदा उठाकर नाव में ठूस कर सवारियां भरी जा रही हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि लोग हादसों से सबक नहीं ले रहे। ना किसी के लिए कोई लाइफ जैकेट है, ना सुरक्षा के कोई उपाय। तेज हवा में उफनती गंगा में क्षमता से नाव का परिचालन हो रहा है, जो आफत को दावत देने वाली है। गंगा के किनारे पहुंचे हैं और देखने के लिए कि ऐसे हादसे आखिर क्या वैसे हादसा होने की संभावना कहीं यहीं पे भी तो नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो तस्वीरें दिखाएंगी वो बिल्कुल चौंकाने वाली तस्वीरें हैं कि ये हादसे यहाँ भी हो सकते हैं। जी हाँ, आप तस्वीरों में ज़रा देखिए,
इन तस्वीरों में ज़रा आप देखिए कि किस तरीके से ये दीघा घाट पे गंगा से इस पार से उस पार आने वाली जो बोट चल रही है, जो नावें हैं, वो किस कदर से जो है ओवर क्राउडेड है। नाव पर सवार यात्रियों का कहना है कि यहाँ सुरक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं है, न लाइफ जैकेट, न कोई बचाव के साधन, सिर्फ किराया वसूला जाता है। अगर हादसा हो जाए तो जान बचाने का कोई इंतजाम नहीं। डर लगता था, क्या करे, शादी है तो गए थे उस पर। और कुछ बचने के लिए कुछ लाइफ जैकेट वगैरह रहता है? बकाठी है, कुछ नहीं है वहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। भगवान भरोसे, भगवान भरोसे है, ये सब यहाँ लूटपाट हो रहा है खाली। जिला प्रशासन की ओर से कई बार चेतावनी दी गई, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। ओवरलोडिंग बदस्तूर जारी है। तेज हवा में एक छोटी सी लहर किसी बड़े हादसे में बदल सकती है। लगातार गंगा में लहरें जो हैं वो तेज हैं, बावजूद इसके बिना कोई सुरक्षा के क्षमता से अधिक लोगों का परिचालन जो है वो जारी है, और ये एक बड़े घटना को जो है वो संकेत देता है। सबसे बड़ा सवाल ये है, जिस प्रशासन पर लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वो आखिर कब जागेगा? क्या किसी बड़े हादसे के बाद ही कार्रवाई होगी, या फिर ऐसे ही गंगा की लहरों पर जिंदगियां दांव पर लगती रहेंगी? जिस प्रशासन पर इन सबको देखने की जिम्मेवारी है, वो आंखें मूंदे बैठा है। सवाल है, क्या जिला प्रशासन किसी हादसे के इंतजार में है? पटना से न्यूज 18 के लिए रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बेगूसराय में जिला शिक्षा पदाधिकारी के एक आदेश ने शिक्षकों के बीच उबाल पैदा कर दिया है। आदेश के मुताबिक शिक्षकों को सुबह 6:30 बजे से 9:30 बजे तक स्कूल में बच्चों को पढ़ाना होगा और उसके तुरंत बाद भीषण गर्मी में जनगणना का काम करना होगा। इस दोहरी ड्यूटी के विरोध में सैकड़ों शिक्षक आज डीईओ कार्यालय पहुंचे, जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। महिला शिक्षकों का कहना है कि घर, स्कूल और जनगणना तीनों काम एक साथ संभालना नामुमकिन है। वहीं डीईओ मनोज कुमार ने आश्वासन दिया है कि वे जिलाधिकारी से बात कर शाम तक इस पर उचित निर्णय लेंगे। बेगूसराय जिला एकमात्र ऐसा जिला है बिहार के अंदर जिस जिला के शिक्षा विभाग के द्वारा एक पत्र जारी किया गया है कि शिक्षक सुबह 6:30 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक स्कूल करेंगे और उसके बाद जनगणना कार्य करने के लिए फील्ड में जाएंगे। पोषक क्षेत्र भी बहुत लंबा है और ऊपर से इतनी धूप भी है, तो धूप में सब किसी के भी घर में जाएंगे 10 बजे के बाद तो कोई नहीं मिलेंगे। और दूसरी बात, हम लोग का इतना एज भी अब नहीं रह गया सर, 55 प्लस के हो गए हैं, तो क्या कर सर इस बात पे ध्यान दिया जाए कि 40-45 साल की 25 साल की टीचर को घर में बैठाए हैं, 55 प्लस वाले को जनगणना दिए हैं। और यहाँ जो देख रहे हैं यार 400 टीचर 500 टीचर आ गए हैं, या हमको मार्क ऑन ड्यूटी दीजिए। ठीक है, अपनी समस्याएं बता रहे हैं लोग, या हमको दूर से आना पड़ेगा, स्कूल जाना पड़ेगा या फिर क्षेत्र में जाना पड़ेगा, ये सब समस्या बताए हैं। इस पर हम जिला पदाधिकारी महोदय से मिल करके जो उचित होगा वो करेंगे। क्या लग रहा है कि खबर आपको औरंगाबाद से सटे झारखंड के पलामू की बताते हैं, जहां तिलक समारोह के दौरान फायरिंग की घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घटना हरिहरगंज थाना क्षेत्र के भगत तेंदुआ गांव की है, जहां समारोह के दौरान फायरिंग की गई और इस दौरान एक गोली मंत्रोच्चार कर रहे पंडित अरविंद मिश्रा के पैर में लग गई, जबकि दूसरी गोली एक बुजुर्ग की पीठ में लगकर आर पार हो गई। दोनों घायलों को औरंगाबाद सदर अस्पताल लाया गया है, जहां से बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया। पुलिस ने आरोपी पूर्व मुखिया सरोज कुशवाहा को गिरफ्तार कर हथियार जब्त कर लिया है। फायरिंग हुआ, 2 फायर हो चुका, उसमें कुछ नहीं हुआ, तीसरा फायर चला तो जैसे आपके हमको जान में गोली लग गया। वो वाला पता चला, लोग बताया कि जैसे सरोज मुखिया गोली चला रहा था। बड़ी खबर मोतिहारी से है, जहां जहरीली स्प्रिट के काले कारोबार पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और 200 लीटर स्प्रिट के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। मेहसी थाना क्षेत्र के अमवा कनकती गांव में पुलिस ने छापेमारी की थी। बताया गया कि खेप को मोतीपुर से लाया जा रहा था और इससे पहले भी जहरीली स्प्रिट कांड में 10 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई थी। गाड़ी चेकिंग किया गया। वाहन जांच के क्रम में एक बोलेरो रजिस्ट्रेशन नंबर BR 31P 1226
को चेक किया गया तो 20-20 लीटर के 10 बाल्टी में कुल 200 लीटर स्प्रिट बरामद हुआ। उसका ड्राइवर सुमन कुमार एवं खलासी विनोद राय को गिरफ्तार किया गया एवं पूछताछ पश्चात पकड़ाए व्यक्ति के निसंदेही पर छापामारी कर उपेंद्र, राजेश सिंह, सोनू कुमार और मोहम्मद सगीर तीनों थाना मोतीपुर को गिरफ्तार किया गया है। खबर हाजीपुर से है, जहां आदर्श इमरजेंसी हॉस्पिटल के डायरेक्टर मनीष कुमार उर्फ पिंटू यादव ने आरोप लगाया है कि अनजान नंबर से मैसेज भेजकर 1 लाख रुपए की मांग की गई। पैसे नहीं देने पर गोली मारने की धमकी दी गई। पीड़ित ने तुरंत पुलिस को सूचना देकर सुरक्षा की मांग की। इस घटना के बाद व्यापारियों में डर का माहौल बना हुआ है। मामला है कि कल रात को मैं जब यहाँ से घर पहुंचा, घर में सोया हुआ था तो व्हाट्सएप पर मैसेज आया पैसा भेजने के लिए। उसके बाद स्कैनर भेजा गया। मैंने बोला कि पैसा नहीं देंगे तो गोली मारने की धमकी दी गई है। पैसा स्कैनर पे भेज दो, नहीं तो गोली मार दिया जाएगा, धमकी भरे शब्दों में व्हाट्सएप पर। भागलपुर के कद्दावर नेता और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रवीण सिंह कुशवाहा की उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में हुए एक सड़क हादसे में मौत हो गई। इसके बाद कांग्रेस नेता का पार्थिव शरीर पटना स्थित सदाकत आश्रम लाया गया, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। शव देखकर राजेश राम रोने लगे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के संदेश को भी पढ़ा और शोक संतप्त परिवार को पत्र के माध्यम से श्रद्धांजलि दी। दरअसल प्रवीण सिंह कुशवाहा दिल्ली से कार से पटना लौट रहे थे, तभी शुक्रवार को यूपी के कन्नौज के पास एक्सप्रेसवे पर उनकी कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए, जिसमें कांग्रेस नेता की जान चली गई। बिहार में जनगणना 2027 के तहत पहले चरण यानी कि मकान सूचीकरण प्रक्रिया को लेकर आज पटना स्थित जनगणना कार्य निदेशालय में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। जनगणना कार्य सह नागरिक निबंधन की निदेशक रंजीता ने बताया, जनगणना 2027 का पहला चरण बेहद अहम है। इसके तहत राज्य के सभी मकानों का सूचीकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया के जरिए सभी घर की बुनियादी जानकारी एकत्र की जाएगी, जिससे आगे की जनगणना को सटीक और व्यवस्थित तरीके से पूरा किया जा सके। वहीं इस गणना में करीब 47 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। हमारा जो प्रगणक है आपके पास जाएगा तो वो ओटीपी नहीं मांगेंगे आपसे, तो किसी भी प्रकार का कोई ओटीपी मांगे तो नहीं देना है। बैंक खाता विवरणी नहीं मांगते हैं। पैन नंबर, आधार नंबर या किसी भी प्रकार का कोई भी डॉक्यूमेंट आपसे उसकी मांग नहीं की जाती, प्रगणक के द्वारा उसकी मांग नहीं की जाती। वो ये भी आपसे नहीं कहेंगे कि इस लिंक पर जाकर क्लिक करें और अपनी जानकारी साझा करें। नहीं, प्रगणक ऐसा आपको नहीं करेंगे। आप किसी भी अननोन लिंक पर जाने से बचें। तो अगर आपसे कोई इस प्रकार की जानकारी मांग रहा है तो आप निश्चित रूप से सावधान हो जाइए।